हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी अच्छी से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रुक्मिणी बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का जो है कक्षा 1 से 5 हेतु जो है नियुक्ति हेतु परीक्षा का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जिसमें 5 विकल्प दिए गए हैं। इसमें जो है हम लोग देखने वाले क्या चीज़ है, तो इसमें आज हम लोग जो है देखने वाले हैं यानी कि साथ में विज्ञान एवं पर्यावरण यानी कि 1000 प्लस प्रश्न इसमें दिए गए हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण से प्रश्न जो कक्षा 3 से 8 तक है, विषयों पर आधारित है, यह प्रश्न दिया गया है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये सेट अभी तक नहीं लगाया है तो आप इसे लगाना ना भूलें। इसमें जो है आपको दिया गया है कि बिहार विद्यालय के पर्यावरण हम और कक्षा 3 से 5वीं तथा विज्ञान जो है कक्षा 6ठी से 8वीं के पर्यावरण सामग्री पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें संग्रह दिया गया है। तो फ्रेंड, चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज के हम सेशन को शुरू करते हैं पर्यावरण विज्ञान के लिए। प्रश्न दिया गया कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं उससे जो है फसल कहा जाता है। क्या? फसल। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाया जाता है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो है यह किस फसल के जो है जड़ में पाया जाता है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलीदार फसल के, जैसे कि हो जाएगा दलहन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो जो गर्मी के दिनों में लगाई जाने वाली फसल है उससे जो हम लोग खरीफ उससे जो हम लोग गर्मी के दिनों में जायद फसल लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली जो फसल होती है जायद होती है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब क्या है, जायद फसल के उदाहरण है। तो याद रखिएगा। रबी फसल जो है यह जो है सर्दी के मौसम में, ठंडी में, नवंबर दिसंबर में लगाई जाती है और जून जुलाई में जो है खरीफ फसल लगाई जाती है। तो याद रखिएगा। कौन सा जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ कौन है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग जानते हैं कि शहद जो है यह तो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो ये जो है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल कौन सा हो जाएगा। तो जिसमें रेशा होता है उसे रेशेदार फसल कहते हैं। तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। जूट भी रेशेदार है, कपास, नारियल और सनई, ये सभी जो क्या है रेशेदार फसल है। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फसल चक्र से देखा जाता है तो मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, तो यह जो है बढ़ जाती है फसल चक्र करने से। फसल चक्र कहने का मतलब अभी जो मैंने गेहूं लगाया उसके बाद जो है हमने धान लगा दिए जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे फसल लगा देंगे, यानी फसल को जो है चेंज करके लगाने से क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता जो होती है बढ़ जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को जो क्या कहते हैं, तो जुताई कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, जुताई। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। तो दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। तो इससे जो सभी लोग जानते हैं कि थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थ्रेसिंग। दाने से भूसे को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। देखते हैं कि जो है गेहूँ हो गया, चना हो गया, इससे भी को जो है उसके दाने को अलग करने के लिए क्या करता है, थ्रेसर में डाला जाता है, तब उसे क्या होता है, अलग किया जाता है। इनमें कौन सा खरपतवार का उदाहरण है। तो खरपतवार कौन सा हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गाजर का घास जो है खरपतवार है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन हो जाएगा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू जो है, सॉरी, यहाँ पे जो खरीफ फसल का उदाहरण पूछा जा रहा है तो खरीफ फसल क्या हो जाएगा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं खरीफ फसल, क्योंकि जो है गेहूँ, आलू और राई ये सभी जो है रबी फसल है। खरीफ फसल में आपका धान आ जाएगा, धान के समय बोए जाने वाला धान, मक्का, ये सभी जो है मड़ुआ, ये सभी जो है जो धान के समय बोया जाता है उसे जो खरीफ फसल कहते हैं। ये सभी क्या है, तो रबी फसल हो जाएगा। फसलों के अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तभी हमने देखा कि फसल से अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया को जो क्या कहते हैं, तो दौनी कहते हैं। क्या चीज़, दौनी। दौनी कहने का मतलब होता था कि पहले जो है गाड़ी नहीं रहता था तो क्या करते थे, आज भी देखे होंगे कि जो है धान को जो है दौनी करके यानी कि ट्रैक्टर को चला करके जो है उससे जो है फसल से जो है उसके पौधे से अलग किया था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है। तो सबसे कम प्रचलित फसल कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित फसल। मिश्रित फसल जो सबसे कम प्रचलित है, जबकि रबी फसल प्रचलित है और खरीफ फसल भी प्रचलित है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर का, मिश्रित फसल ये कम प्रचलित है। सेल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो सेल के कणों और ह्यूमस के मिश्रण को जो क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक हो जाएगा मिट्टी, अपक्षय और गाद, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कुतरने में सहायता करने वाला दांत निम्न से कौन होता है। तो जो कुतरने में सहायता करता है उससे कौन सा दांत हो जाएगा, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृंतक। कृंतक दांत जो है यह जो है कुतरने के लिए अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्न विकल्पों में से कौन फसलदार है, तो यहाँ पे फलदार दिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि फलदार पौधा कौन हो जाएगा, तो ये नींबू हो जाएगा। नींबू क्या है, तो फलदार पौधा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये फल देता है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में कौन जो है सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। तो सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है तो साइफन जो है जो सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है, जबकि तालाब है, नदी भी है। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री है, तो आपस में मिला दें तो पूरा जल का तापमान कितना होगा। तो एक में है 0 डिग्री तापमान पर जल, दूसरे में 40 डिग्री तापमान पर जल, तो पूरे जल को तापमान को मिला देंगे तो जल का तापमान क्या होगा, तो जल का तापमान हो जाएगा, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 10 डिग्री से 40 डिग्री सी के बीच हो जाएगा, 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। वर्मी कंपोस्ट से क्या प्रयोग होता है, तो वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि जो केचुआ जो होता है वर्मी कंपोस्ट में काम आता है। केचुआ क्या करता है कि फसलों के जो खेतों में जो होता है उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, क्योंकि जो है वह खेतों में जो ज़्यादा जो होता है कि जड़ों तरफ जो छेद कर देता है, जिससे ऑक्सीजन उसमें चला जाता है, जो पौधों के जो है फसल के लिए अधिक उपयोगी होता है। इसीलिए जो केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि वे पदार्थ जो अपनी से ऊष्मा को आसानी से गुजरते देते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि जो पदार्थ जो अपने से जो ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं उससे जो है चालक कहा जाता है। ऑप्शन बी। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक समान रोग क्या है, तो जीवाणु द्वारा होने वाला समान रोग कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, तो ये याद रखिएगा। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं कि डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन है। तो डेंगू परजीवी का वाहक है, इनमें से कौन हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि डेंगू जो है किससे फैलता है, तो मादा एडिस मच्छर से। मादा एडिस मच्छर जो है इससे जो है डेंगू बीमारी फैलता है, तो ये याद रखिएगा। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक समान रोग कौन सा है, तो वायरस द्वारा समान होने वाला रोग कौन है, तो पोलियो जो है यह वायरस से होने वाला समान रोग है। ऑप्शन बी इसका राइट है, वायरस है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ से, टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है, तो इस 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है, तो मलेरिया अभी हमने देखा कि मच्छर से, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर जिसके काटने से है मलेरिया होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो है यहाँ पे मिलान करना है। कॉलम 1 और कॉलम जो है 2 को यहाँ पे मिलान करना। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, तो गहरे रंग के कपड़े कब पसंद करते हैं, तो यह पसंद किया जाता है सर्दी में। समुद्री समीर बहने का समय है, तो समुद्री समीर जो है यह दिन में बहते हैं, कब, दिन में। और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय कब है, तो ये जो हल्के रंग के कपड़े कब पहनते हैं, जब ज़्यादा गर्मी लगती है, यानी कि गर्मियों के दिनों में। और थल समीर चलने का समय कब है, तो रात में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए करते हैं। तो मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए सभी लोग सुनते आ रहे हैं कि सिटकोना का छाल से जो है मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में जो है किस पहले जो प्रतिजैविक की खोज किया था। तो यह जो प्रतिजैविक कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है यह पेनिसिलिन का खोज किया था। कब था, पेनिसिलिन का। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, प्रश्न नंबर है 27 दिया गया है कि निम्न में से कौन जो है प्रतिजैविक के उदाहरण है। तो प्रतिजैविक उदाहरण सही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये पेनिसिलिन हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये जो प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। पैकेटो थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो उससे जो है बचाने के लिए सभी लोग जानते हैं कि पास्चुराइजेशन करते हैं, यानी कि पास्चुरीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इससे जो क्या होता है कि दूध को गर्म करके जो अचानक जो है ठंडा किया जाता है, जिससे दूध खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, पास्चुराइजेशन। सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो सूक्ष्म जीव देखा जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कवक। कवक जो है सूक्ष्म जीव है, कवक यहाँ पे जो है सूक्ष्म जीव है, विषाणु भी सूक्ष्म जीव है और जीवाणु भी है।
तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। सूक्ष्म जीव कहने का मतलब है कि जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो ये सभी क्या हो जाएगा सूक्ष्म जीव, कवक, विषाणु और जीवाणु। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो सूक्ष्म जीव उसे कहते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। अभी मैंने दिखाया कि जिसे आंखें से नहीं देख सकते हैं, इसे क्या किससे देखते हैं? तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो सजीव और निर्जीव के दोनों के गुण जो है ये विषाणु में पाए जाते हैं। विषाणु खोज किसने किया था? इनोवास्की ने किया था। और जीवाणु को जो किसने किया था? तो ल्यूमेन हॉक ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को जो देखा जाए तो इसको जो है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? घुलनशील नहीं दिया गया है। तो जल में घुलनशील नहीं है तो सभी लोग जानते हैं कि बी और सी जो है, यानी कि बी और सी जो है ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है। किसमें? जल में। और बाकी जो बच गया कीड़ा, KE, DA, ये सभी विटामिन जो है ये जल में घुलनशील नहीं है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन ए जो है जल में घुलनशील नहीं है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव के बारे में देखा जाए तो ये जो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 4 प्रकार के। निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एक कोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव है। कवक क्या है? तो कवक जो है यह क्या है? तो अभी हमने देखा कि कवक जो है यह एक प्रकार, कवक जो है यानी कि बहुकोशिकीय और सूक्ष्म जीव है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि बहुकोशिकीय और एक सूक्ष्म जीव है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि गाय में जो खुरपका और मुंहपका रोग जो होता है यह किसके कारण होता है? तो गाय में जो खुरपका और मुंहपका रोग जो होता है यह होता है किसके कारण? तो वायरस के कारण। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? तो जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जीवाणु जो होते हैं यह एक कोशिकीय जीव होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये सर्वत्र पाया जाने वाला जीव है। तो ये याद रखिएगा। मजबूत रेशे जिनका उपयोग जो है पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के हेतु जो है रस्सी के बनाने में किया जाता है। तो मजबूत जो है रेशे जिसका जो है उपयोग जो है पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है किसका बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है नायलॉन का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज जो है यह प्राकृतिक बहुलक है जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो पॉलीथीन जो है यह किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो यह थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन कैसा प्लास्टिक है? तो थर्मोप्लास्टिक है। तो ये याद रखिएगा। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या होता है? तो सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या होता है? तो यह जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कागज। ऑप्शन ए, सेलुलोज का शुद्ध रूप जो कागज होता है। मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है यह एक प्रकार का देखा जाए तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषित रेशा है। टेफ्लॉन क्या है? तो संश्लेषित रेशा है। बेकेलाइट, तो बेकेलाइट जो है यह आपका क्या हो जाएगा? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अगला प्रश्न है कि उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो उच्च अनुभार वाले बहुलक को जो क्या कहा जाता है? तो प्लास्टिक कहा जाता है। उच्च अनुभार वाले बहुलक को प्लास्टिक कहा जाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? तो पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जैव निम्नीकरण कहा जाता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेयन क्या है फ्रेंड? तो रेयन सभी लोग जानते हैं कि रेयन जो है यह एक प्रकार का जो है प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेयन क्या है? तो यह एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेयन जो क्या है? तो संश्लेषित रेशा हो जाएगा। कपड़े किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं? तो कपड़े जो होते हैं ये जो है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रेशों से और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से होते हैं। तो इसका आने की राइट आंसर क्या जाएगा? तो सी हो जाएगा। कपड़े जो होता है यह प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रेशों से, जैसे कि प्राकृतिक कहने का मतलब हो गया जैसे कि रुई से जो है
ये जो कपड़े बनाए जाते हैं, और कृत्रिम स्रोतों से भी, यानी कि जो है रेशम से भी बनाए जाते हैं। तो आगे दिया गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो बेकेलाइट, बेकेलाइट जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो याद रखिएगा। जबकि नायलॉन, एक्रायोलिन जो है यह थर्मोप्लास्टिक है। आगे प्रश्न दिया गया है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशे जो है यह जो है 2 प्रकार के होते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। कृत्रिम रेशे किस प्रकार के बनाया जाता है। तो कृत्रिम रेशे किस प्रकार के बनाया जाता है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया जो कृत्रिम रेशे बनाया जाता है। कल कारखानों में निर्मित रेशों के क्या कहते हैं। तो जो कल कारखानों में निर्मित जो रेशा होता है उसे जो है मानव निर्मित और संश्लेषित रेशा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो दोस्तों प्राकृतिक रेशा कौन सा हो जाएगा, तो ऊन जो है या प्राकृतिक रेशा है। ऊन जो होता है या क्या है, तो प्राकृतिक रेशा है, तो ये याद रखेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो इससे जो है एकल कहा जाता है। संश्लेषित रेशे जो छोटी इकाइयों से बने होते हैं इसे क्या कहते हैं, एकल। अगला प्रश्न है कि शिपनरेट जो होता है निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो धागा बनाने के लिए। धागा बनाने के लिए जो है शिपनरेट का जो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कपास एक बहुलक है, यह किसको निर्मित करता है। तो कपास एक बहुलक है जो यह किसको निर्मित करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज को। कपास एक बहुलक है जो यह किससे निर्मित होता है, तो सेलुलोज से। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है। तो निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेयान। रेयान जो है यह मानव द्वारा बनाया गया रेशा है, जबकि कपास और ऊन जो है यह मानव निर्मित नहीं है। कपास जो होता है यह कपास के बीजों से प्राप्त होता है, और ऊन जो होता है यह जो है प्राकृतिक, कहने का मतलब तो यह जो भेड़ से जो है खरगोश से, और जो है पश्मीना बकरी भी हो गया, तो ये तीनों से अनेक से जो प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा ऊन। आगे देखते हैं कि निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। तो सक्रिय धातु होने वाला पोटेशियम है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है, तो उससे जो है आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर सी, आघात वर्धनीयता का गुण होता है कि इसे पीट कर जो शीट या पतला दम पतला कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से धातु नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। सल्फर जो धातु नहीं है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम धातु है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। तो तार खींचने का कारण क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो तन्यता, इसको लचीलापन कहते हैं। निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटा जा सकता है तो सोडियम को। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है तो बी हो जाएगा, फास्फोरस। फास्फोरस जो है सबसे अधिक सक्रिय अधातु है सक्रिय, तो हो जाएगा फास्फोरस। निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में पाया जाता, धातु पूछा गया तो पारा हो जाएगा, और अधातु पूछा जाता तो क्या होता, ब्रोमीन हो जाता। क्या चीज़, ब्रोमीन जो हो जाएगा ये अधातु हो जाएगा द्रव अवस्था में, और धातु जो हो जाएगा पारा हो जाएगा। उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। तो एक उच्च आघातवर्ध धातु जो है जिसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को पैक करने में किया जाता है, तो यह कौन सा है, एल्युमिनियम। आगे दिया गया कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करता है। तो ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करता है तो सोडियम। किस अधातु में चमक पाई जाती है। अधातु पूछा गया, तो सभी लोग जानते हैं कि अधातु में जो हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है देखते होंगे कि जो जब उसको धूप में देखेंगे तो चमक पाई जाती है। कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा जो हो जाएगा, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है यह अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए। कॉपर का बर्तन किस सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है। तो कॉपर के बर्तन पर जो जमा हुआ हरा पदार्थ होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसको जो पीट कर पतले चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं? तो किसको पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा जिंक को। धातुओं की ऑक्साइड क्या होती है? तो फ्रेंड धातु की ऑक्साइड जो होती है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय। आपको याद करने का ट्रिक बता दूं कि अधातु तो अधातु क्या होता है इसकी जो प्राकृतिक, तो अ से धातु अ से अम्लीय याद रखेगा, अ से धातु अ से अम्लीय। तो अ से धातु जो होता है यह अम्लीय प्रकृति का होता है, और जबकि धातु हो जाएगा तो ये इसका उल्टा होता है, यानी कि क्षारीय हो जाता है। धातु क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का। तो ये याद करने के लिए बताएं कि अ से धातु अ से अम्लीय। आगे देखते हैं कि फास्फोरस में कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को जो है इसको जो है जल में रखते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल में। उष्मा के स्रोत और गर्म वस्तुओं के बीच बिना किसी संपर्क के उष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इससे जो है विकिरण कहते हैं। काला सोना किससे कहते हैं? तो काला सोना जो सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। झूठा सोना किससे कहते हैं? तो आयरन पैराइड्स को, याद रखिएगा, झूठा सोना आयरन पैराइड्स को। घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो घरेलू ईंधन में जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सीएनजी का प्रयोग जो है घरेलू में भी करते हैं, और यह सबसे ज़्यादा जो है कहाँ करते हैं? तो गाड़ियों में करते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है कौन सा प्रदूषण हो जाएगा? तो वायु प्रदूषण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जीवाश्म ईंधन से के जलने से जो वाहनों के जो है सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जब ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाएगा पेट्रोल और डीजल, सॉरी पेट्रोल और जो है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये जो सभी क्या होते हैं कि कम प्रदूषण करने वाले होते हैं। कोयला को बनने में कितना समय लगता है? तो कोयला को बनने में लगभग जो है लाखों वर्ष लग जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लाखों वर्ष जो कोयला को बनने में लग जाता है। एक गहरे रंग का अपीरिय गंध वाला पदार्थ निम्न में से कौन है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है गहरे रंग का जो है अपीरिय गंध वाला पदार्थ है, जो कौन है? तो पेट्रोलियम। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन हो जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पदार्थ जीवाश्म ईंधन कौन हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? तो क्षय होने वाला कभी नहीं है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा संसाधन जो क्षय होने वाला नहीं है? तो क्षय होने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? खनिज, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी जो है क्षय होने वाला संसाधन है, जबकि सौर ऊर्जा जो है यह कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें जो मीथेन गैस होती है प्राकृतिक गैस में, जो गोबर गैस होता है या प्राकृतिक गैस है, इसमें क्या होता है? तो मीथेन होता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो सड़क निर्माण के लिए सब लोग जानते हैं कि किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर होगा, बिटुमेन का। बिटुमेन का जो है इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक जो सड़क निर्माण में प्रयोग होता है? तो बिटुमेन। वे पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं उससे क्या कहते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन कहा जाता है। निम्न में कौन जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो आपका इसका राइट होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि जैसे जो मानव ने बनाया है, और मृदा और वायु जो प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन जो है किससे कहते हैं? तो जो सजीव प्राणियों में मृत अवशोषण से बना होता है। तो जो सजीव जो है जो सजीव प्राणियों में मृत अवशोषण से बना होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लाल तत्व कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण प्राप्त होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे फ्रेंड्स कहते हैं जल गैस। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। समाप्त होने वाला निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन है?
तो समाप्त होने वाला निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4। अन्य जगह देखा जाए तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। समाप्त होने वाला निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। वन भी हो जाएगा, वन जीव भी हो जाएगा और खनिज भी हो जाएगा। तो ये समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? तो तेल से लगी आग जो है किससे बुझाए जाते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 गैस से। निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन करने के लिए हमें क्या आवश्यक होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा की आवश्यक होना जरूरी होता है। किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? कहा गया यहाँ पे कि किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ हो जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन हो जाएगा? तो विद्युत उपकरण में लगी आग को जो सबसे अच्छा जो बचाने के लिए कौन हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो दहनशील हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि जो है दहनशील पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से स्वतः दहन का उदाहरण कौन है? तो स्वतः दहन का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत फास्फोरस जो है स्वतः दहन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? अदहनशील पदार्थ हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी जो है यह अदहनशील पदार्थ है। यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित में से कौन अदहनशील पदार्थ है? सॉरी फ्रेंड, अदहनशील दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। क्योंकि जो है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो लकड़ी भी जलने वाला है और कोयला भी, पेट्रोल भी, ये सभी क्या है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। सभी जो क्या है दहनशील पदार्थ, लेकिन अदहनशील पदार्थ कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? तो लकड़ी का जलना जो होता है किस प्रकार का दहन है? तो ये मंद दहन है, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है? लकड़ी जलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक होती है? तो दहन करने के लिए क्या आवश्यक होना जरूरी है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर होगा। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होना आवश्यक होता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो उससे जो है ज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन होगा? तो ईंधन के ऊष्मीय मान का जो मात्रक होगा, तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। किलो जूल प्रति केजी हो जाएगा, किलो जूल प्रति केजी। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कौन सा दिखाई पड़ता है? तो मोमबत्ती की ज्वाला का जो मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? तो यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला दिखाई देता है मध्य भाग। निम्न से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो ऊष्मीय मान देखा जाए तो यह हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन का। निम्न में से कौन जो है विस्फोटक का उदाहरण है? तो विस्फोटक का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटाखा जो है यह एक विस्फोटक का उदाहरण है। निम्न में कौन जो है अज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि अज्वलनशील पदार्थ है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। कि ये जो लोहा, बर्फ, पत्थर, ये सभी जो अज्वलनशील पदार्थ हैं। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में जो होते हैं कितने क्षेत्र होते हैं? तो आपका इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 क्षेत्र होते हैं ज्वाला में। प्रश्न नंबर 106 दिया गया है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो वनों को समाप्त करने को जो है वनोन्मूलन कहते हैं। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो उससे जो है संकटापन्न जंतु कहते हैं, संकटापन्न। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो भारत में देखा जाए तो कुल संरक्षित बाघ जो है ये इसकी संख्या 54 है। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन का जिसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण और शहरीकरण, ये सभी हो जाएंगे। इस सभी के कारण जो है वनों को हरास हो रहा है कि सभी को लिए वन काटे जा रहे हैं। सड़क निर्माण के लिए भी काटे जा रहे हैं, कागज उद्योग के लिए भी काटे जा रहे हैं, शहरीकरण करने के लिए काटे जा रहे हैं और भवन निर्माण के लिए काटे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है? तो यह किया जाता है किसमें? तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा, इन सिटू में।
वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं परंतु क्या कहलाते हैं? वह क्षेत्र जिसमें जंतु जो है अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उससे जो है अभयारण्य कहते हैं। क्या चाहिए? अभयारण्य। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो गर्म पिंड से जो ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन कहलाता है। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का जो है अस्थायी हल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्वारोपण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला जो तापमापी के ताप पाठ्यक्रम की सीमा कितनी होती है? तो यह जो है माइनस जो है 10 डिग्री सेल्सियस जो है 110 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी माइनस 10 डिग्री से जो है 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? तो वनोन्मूलन का जो प्राकृतिक कारण हो जाएगा तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दावानल और भीषण सूखा। दावानल जो है और भीषण सूखा जो है यह वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला जो है आगे क्वेश्चन जो है हम लोग जो है 116 से जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।